नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ NTA UGC नेट शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता की पुस्तक KVS मदान की पुस्तक को पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो हमारे आने वाले नेट एग्ज़ाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। इसका जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। इसका भाग 1 मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और इसका भाग 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो लेसन नंबर 2 शोध अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड का आज भाग 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा अनुसंधान के प्रकार। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि YouTube के इतिहास में ये पहली बार है जो हिंदी को बुक को ऑडियो के रूप में YouTube पर अपलोड किया जा रहा है। तो प्लीज़ मेरे इस योगदान को थोड़ा सा आप लोग प्रोत्साहित करिए और थोड़ा बढ़ावा दीजिए दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो में जो भी थोड़ा बहुत गलती वगैरह हो जाएगा प्लीज़ उसके लिए मुझे दिल से क्षमा करिएगा दोस्तों। ठीक है, ओके। और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो प्लीज़ वो यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस दोस्तों आपके माध्यम के अनुसार मिल सके। ओके, तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बातें कम करते हैं और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2 शोध अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड भाग 2। टॉपिक है हमारा दोस्तों अनुसंधान के प्रकार, टाइप ऑफ रिसर्च। अनुसंधान आमतौर पर अंतः विषय है। अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के बीच काफ़ी परस्पर व्यापकता भी है। परिणाम के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। परिणामों के आधार पर अनुसंधान 2 प्रकार का होता है, एक मौलिक अनुसंधान एवं व्यावहारिक अनुसंधान। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक अनुसंधान आइए हम लोग देख लेते हैं। चलिए कहाँ गया भाई, चलिए मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान बेसिक रिसर्च हम लोग देखते हैं। यह मूलतः ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए होता है। इससे सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती हैं। हो सकता है कि वर्तमान में इनका कोई उपयोग ना हो। यह अकादमी दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक अनुसंधान अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अप्लाइड रिसर्च नंबर 1 व्यावहारिक अनुसंधान विशिष्ट एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 यह नीति निर्धारण, प्रशासन और किसी घटना को समझने के लिए उपयोग किया जा सकता है। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, व्यावहारिक अनुसंधान में यह मुख्यतः मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही किया जाता है। अब हम निम्नलिखित अभिलक्षणों की सहायता से दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हैं, मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान और व्यावहारिक अनुसंधान के बीच में। आइए देखते हैं। ज्ञान में वृद्धि होता है और इसमें समाधान उन्मुख होता है। खोज का आविष्कार होता है मौलिक अनुसंधान में, और व्यावहारिक अनुसंधान में दोस्तों प्रयुक्त होता है। और मौलिक अनुसंधान में मुख्यतः शैक्षणिक होता है यह, और व्यावहारिक अनुसंधान जो है दोस्तों वास्तविक स्थितियों में लागू होता है। और मौलिक अनुसंधान विस्तृत होता है और व्यावहारिक अनुसंधान है जो गहन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विकासात्मक शोध देख लेते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार प्राथमिक एवं व्यावहारिक शोध के अलावा विकासात्मक शोध डेवलपमेंटल रिसर्च भी होता है, जो कि बालक के विकास से संबंधित शोध है। ओके, आगे देख लेते हैं थोड़ा विषय वस्तु। क्रियात्मक अनुसंधान, चलिए थोड़ा क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जानते हैं।
क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च। नेट परीक्षा में इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इस परिभाषिक शब्द का सबसे पहले उपयोग कुर्ट लेविन ने 1940 ईस्वी में किया था। हेल्से ने क्रियात्मक अनुसंधान की रोचक परिभाषा दी है। उसके अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक संसार की कार्यपद्धति में हस्तक्षेप है और ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव रहे उनकी गहन समीक्षा थी। क्रियात्मक अनुसंधान स्वयं के व्यवहार में एक व्यवस्थित जांच है। आगे, क्रियात्मक अनुसंधान का एक अनुसंधान के रूप में 3 स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। पहला, तत्काल समस्या के समाधान के लिए। दूसरा, जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा करने के लिए। तीसरा, समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं संशोधन किया जा सकता है ये जानने में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्रियात्मक प्रक्रिया की प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। हम अनुसंधान की चक्रीय प्रक्रिया एक बार निकट से देखते हैं। पहला नंबर, नियोजन सोपान प्लानिंग स्टेज। दूसरा, क्रियान्वयन यानी शोध योजना का सोपान एक्टिंग स्टेज। तीसरा, विकासोन्मुख सोपान या कार्य योजना का विकास डेवलपिंग स्टेज। चौथा दोस्तों, चिंतन चरण यानी रिफ्लेक्टिंग स्टेज। ठीक है, आगे है नियोजन सोपान, क्रियान्वयन सोपान, फिर विकासोन्मुख सोपान, फिर चिंतन सोपान। ठीक है, यही प्रोसेस चलता रहता है। फिर है दोस्तों क्रियाशीलता और चिंतन चक्र। स्रोत जो है एनसीईआरटी विज्ञान के अध्यापन से हुआ है। ठीक है, लिया गया है। आगे दोस्तों देख लेते हैं अनुसंधान के प्रकार। ठीक है, उसी में जो पढ़ रहे थे अनुसंधान का प्रकार, इसी को थोड़ा सा ग्राफ पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक ही में कर लेते हैं। अनुसंधान के वर्गीकरण के लिए मुख्य आधार अपनाने के बारे में विचार प्रदान करता है। अनुसंधान का वर्गीकरण ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसको पहले भागों में बांटा गया है, फिर उससे कितने भागों में ये बटा है। अनुसंधान का वर्गीकरण। अनुसंधान परिणामों के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, जांच के आधार पर और अवधारणा के आधार पर इसको बांटा गया है। ठीक है, अब दोस्तों परिणामों के आधार पर इसे 2 भागों में मौलिक और व्यवहारिक रूप में बांटा गया है। ठीक है, और व्यवहारिक रूप को भी एक भाग में बांटा गया है, क्रियात्मक। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा हमारा है ये, इसे हम छोड़ दिए थे क्या, उद्देश्यों के आधार पर। तो ये अनुसंधान का जो वर्गीकरण था दोस्तों, परिणाम के आधार पे था, उद्देश्यों के आधार पे था, तर्क के आधार पे था, प्रक्रिया के आधार पे था, जांच के आधार पे था और अवधारणा के आधार पे था। ठीक है, ये था। परिणामों के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 भागों में बांटा था, मौलिक और व्यवहारिक, और व्यवहारिक को क्रियात्मक भाग में बांटा था। अब हम लोग उद्देश्यों के आधार पर देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, लाइन बाय लाइन देखेंगे ताकि स्पष्टीकरण रहे। उद्देश्यों के आधार पर दोस्तों अनुसंधान को वर्गीकरण किया गया है। तो उद्देश्यों के आधार पर दोस्तों वर्णनात्मक, सहसंबंधित, व्याख्यात्मक, समन्वेशी, प्रायोगिक। ठीक है, इन भागों में 5 भागों में बांटा गया है। और उद्देश्यों के आधार पर में जो वर्णनात्मक जो है दोस्तों उसको 3 भागों में बांटा गया है। घटनोत्तर में बांटा गया है, ऐतिहासिक में बांटा गया है और विश्लेषणात्मक में बांटा गया है। ठीक है, अब इसका तीसरा टाइप देखते हैं दोस्तों। हमारा 2 टाइप कंप्लीट हो गया और तीसरा है दोस्तों हमारा तर्क के आधार पर। अनुसंधान का जो वर्गीकरण है तर्क के आधार पर कितने भागों में है देखते हैं। तर्क के आधार पर दोस्तों इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक आगमन और दूसरा निगमन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। प्रक्रिया के आधार पर देखते हैं दोस्तों, इसको मात्रात्मक और गुणात्मक में बांटा गया है। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक को मिश्रित में भी बांटा गया है। ठीक है,
आगे देखते हैं दोस्तों। जो गुणात्मक है दोस्तों, उसको और भी भागों में विभाजित किया गया है। जैसे गुणात्मक में समूह केंद्रित आ जाएगा, प्रत्यक्ष अवलोकन आ जाएगा, गहन साक्षात्कार आ जाएगा, कथात्मक आ जाएगा, घटनाजन्य आ जाएगा, नृजातीय आ जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन आ जाएगा, प्रदत्त आधारित आ जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया के आधार पर ये सब बांटा गया है। ठीक है, मात्रात्मक गुणात्मक में, फिर गुणात्मक में दोस्तों मिश्रित से होते हुए इतने समूह केंद्रित, प्रत्यक्ष अवलोकन, गहन साक्षात्कार, कथनात्मक, घटनाजन्य, नृजातीय, व्यक्तिगत अध्ययन और प्रदत्त आधारित में बांटा गया। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें, अनुसंधान के वर्गीकरण में जांच के आधार पर। जांच के आधार पर दोस्तों इसको 2 भागों में बांटा गया, संरचित और असंरचित। ठीक है, 2 भागों में, जांच के आधार पर 2 भागों में, संरचित और असंरचित। आगे दोस्तों हमारा अवधारणा के आधार पर देख लेते हैं। किसके? अवधारणा के आधार पर दोस्तों 2 भागों में बांटा गया, वैचारिक और अनुभव सिद्ध। ठीक है, वैचारिक और अनुभव सिद्ध। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे है, यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया ना। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, स्पष्ट दिखे। आगे है, यह प्रक्रिया पहली बार एक समस्या की पहचान के साथ आरंभ होती है, फिर आप एक योजना बनाते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं, फिर हम उस क्रियान्वयन की प्रगति का अवलोकन करते हैं, फिर कोई समस्या सामने आती है, फिर हल निकाला जाता है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण होता है कि प्रक्रियाएं काम कर रही हैं या नहीं। शायद पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू कर देंगे। यही क्रियाशील अनुसंधान है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्रियाशील अनुसंधान को हम क्रिया चक्र यानी साइकिल ऑफ एक्शन या अन्वेषण चक्र साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान, आइए देखते हैं। इन अनुसंधान का शिक्षा में अक्सर उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सदैव सुधार की आवश्यकता रहती है और फिर शिक्षण गतिशील वातावरण में भी होता है। उदाहरण के लिए कक्षा में शिक्षण की प्रगति, पाठ्यक्रम का विकास और छात्र के व्यवहार के जैसे विषयों में जानकारी एकत्रित करने के लिए हम इस संवाद मूलक विधि का प्रयोग करते हैं। आगे दोस्तों, जॉन इलियट के अनुसार शिक्षक इस बात का अवलोकन करता है कि कक्षा में क्या हो रहा है, उसे समस्या का आभास होता है, तत्पश्चात वह उस समस्या के समाधान के लिए और जानकारी प्राप्त करता है। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और भी रोचक एवं उद्देश्य लक्षित बनती है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त किया जा सकता है। पहला, शिक्षार्थी प्रेरित करना, अधिगम शैली, मनोवृत्ति आदि। दूसरा, शिक्षक शक्तिकरण यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और भी प्रभावी ढंग से लागू करना। तीसरा, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामाजिक और औद्योगिक आवश्यकताओं से संबंधित करना। चौथा, पाठ्यचर्या में सुधार। पांचवा, संस्था प्रशासन। और छठवां दोस्तों, सामाजिक सहयोग इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। चलिए, आगमन और निगमन को ज्ञान प्राप्ति की मूलभूत शैलियाँ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये दोनों अपने अपने ढंग से ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। नेट परीक्षा में इसके वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न नियमित रूप से पूछा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, मैं बार बार आपको बता भी दे रहा हूँ कि इसको नोट कर लीजिएगा या आपको इसको लिख लीजिएगा कि नेट परीक्षा में इसके वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, पहला नंबर दोस्तों, आगमन, इंडक्टिव। आगमन तर्क प्रणाली तर्क का प्रयोग
कर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों अथवा अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, निगमन डिडक्टिव निगमन तर्क प्रणाली ज्ञान प्राप्ति हेतु एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। अब हम निम्नलिखित उदाहरणों से दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, आगमन और निगमन में अंतर। चलिए, आगमन तर्क प्रणाली और निगमन तर्क प्रणाली। पहला नंबर, यह गाय दूध देती है आगमन तर्क प्रणाली में, और निगमन तर्क प्रणाली में सभी गाय दूध देती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आगमन में, यह दूसरी गाय भी दूध दे रही है, यहाँ मेरे सामने एक गाय है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, यहाँ कुछ और भी गाय हैं जो दूध देती है, और यहाँ क्या निष्कर्ष निकल रहा है निगमन में, यह गाय भी दूध देने वाली है। ठीक है, सभी गाय दूध देती है। ठीक, आगे। अब प्रश्न यह उठता है कि सिर्फ आगमन या सिर्फ निगमन की सहायता से विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। किसी पर अत्यधिक निर्भरता हमारे शोध और उसके निष्कर्षों को गलत दिशा में ले जा सकती है। आगमन या निगमन की अपनी अपनी त्रुटियां हैं, इनमें से किसी को भी पूर्णतः त्रुटि रहित या विश्वसनीय उपागम नहीं माना जा सकता है। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। आगे दोस्तों, प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिक ऑफ प्रोसेस। इस आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान को 3 प्रकार का माना गया है। पहला, मात्रात्मक या परिमाणात्मक अनुसंधान। दूसरा, गुणात्मक अनुसंधान। तीसरा, मिश्रित अनुसंधान। ठीक है दोस्तों, वीडियो में थोड़ा बहुत गलती हो जा रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि आज मेरा तबीयत सही नहीं है। उसके पश्चात भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हिम्मत जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर भी मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर ही रेस्ट करूँगा। ठीक, गर्मी का दिन है, आप लोगों को भी पता ही है स्थिति क्या होती है। चलिए, एक तो फ़ैन वगैरह, कूलर वगैरह सब ऑफ़ करके वीडियो को बनाना पड़ता है गर्मी को सह कर। ऊपर से थोड़ी बहुत गलतियां हो जा रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए रिग्रेट मत होइएगा, दिल से माफ़ करिएगा। चलिए, इसकी जो प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान के जो प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। पहला दोस्तों, मात्रात्मक या परिमाणात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक, स्वभाव से यह निगमन का ही रूप है। इसमें पहले उपकल्पना का निर्धारण होता है, इसमें सिद्धांत भी पहले से ही निर्धारित रहते हैं। यह शोध आंकड़ों पर आधारित होता है और इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों द्वारा ही निर्धारित होता है। मात्रात्मक शोध आदेशात्मक है तथा निगमन पद्धति पर आधारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मात्रात्मक शोध किसी प्रकार के पक्ष या भाव से रहित रहता है। यह अपेक्षाकृत घटना और परिणाम का प्रभाव के बीच संबंधों पर केंद्रित होता है। मात्रात्मक शोध में सूचना सांख्यिकीय रूप में होती है। यह सर्वेक्षण, संरचित साक्षात्कार, अवलोकन, अभिलेख और रिपोर्ट की समीक्षा का डेटा संग्रहण होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, गुणात्मक अनुसंधान। इस अनुसंधान को आगमन का रूप माना जाता है। मानव व्यवहार को गणित के सूत्रों में नहीं बांधा जा सकता। गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को गहराई से समझना होता है। इस शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण होता है। यह विधि न केवल क्या
कहाँ कब प्रश्नों की जांच करती है, बल्कि क्यों और कैसे का भी पता लगती है। इस प्रकार के अनुसंधान के लिए बड़े प्रतिदर्शों की बजाय छोटे लेकिन संकेंद्रित प्रतिदर्शों को ज़्यादा उपयोगी माना गया है। गुणात्मक शोध निर्देशन से कार्य करता है। गुणात्मक शोध में आमतौर पर परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस का प्रयोग नहीं करते, यह विकल्प खुला रखते हैं। गुणात्मक शोध बहुत लचीला होता है। गुणात्मक शोध मात्रात्मकता के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभवों के विश्लेषण पर जोर देता है। गुणात्मक शोध के निष्कर्ष में भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है। यह कारण का विश्लेषण और सत्यापन करता है। आगे है दोस्तों, उदाहरण के लिए यदि हमें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण प्रभावशीलता के बारे में अध्ययन करना है, तो जो संबंधित तथ्य सामने आते हैं उन्हीं का प्रेक्षण, ऑब्जर्व और रिकॉर्डिंग करके वर्णनात्मक तथ्यों के रूप में शिक्षक प्रभावशीलता के गुणात्मक तथ्यों पर टिप्पणी की जाएगी। आगे, गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग अक्सर नीति और कार्यक्रम मूल्यांकन अनुसंधान के लिए किया जाता है। विश्वसनीयता और वैधता को गुणात्मक अनुसंधान का एक मुख्य विषय माना गया है। गुणात्मक शोध में कुछ विशिष्ट दृष्टिकोणों एवं विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनका वर्णन अग्रिम लिखित अनुच्छेदों में किया गया है। इनको गुणात्मक अनुसंधान के विभिन्न प्रकार भी कहा जा सकता है। नंबर 1, समूह केंद्रित अनुसंधान। इस विधि में शोधकर्ता एक साथ कुछ व्यक्तियों के समूह को किसी विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए एकत्रित करता है। समूह में सदस्य की संख्या कम रखी जाती है ताकि सदस्य स्वयं को अधिक स्वतंत्र तरीके से व्यक्त कर सके। नंबर बी, प्रत्यक्ष अवलोकन। इसमें बाह्य पर्यवेक्षक के द्वारा प्रदत्त एकत्रित किया जाता है। नंबर 3, गहन साक्षात्कार। यह असंरचित होता है और इसमें यथासंभव तथ्यों की गहराई तक जाने का प्रयास रहता है। नंबर 4, कथात्मक अनुसंधान। यह मुख्य साहित्य की समीक्षा करने में सही होता है तथा उसी का एक दृष्टिकोण माना जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है ई नंबर, घटनाजन्य अनुसंधान। यह गुणात्मक अनुसंधान का ही एक रूप है जिसमें शोधकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों के किसी घटना विशेष के बारे में उनके अनुभव को समझने का प्रयास करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि घटनाजन्य अनुसंधान का उद्देश्य प्रतिभागियों के दृष्टिकोण से वर्तमान में घटित किसी प्रक्रिया या घटना विशेष का उसकी स्वाभाविक तथा वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करना है। आगे है दोस्तों हमारा नृजातीय या जातिवृत्त अनुसंधान। जातिवृत्तात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य भौतिक और सामाजिक पर्यावरण जिसमें अध्ययन किए जाने वाले लोग रहते हैं, शिक्षण संस्थान में जाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं आदि का निर्धारण करना है। जातिवृत्तात्मक अनुसंधान का मूल मानव शास्त्र में है। आगे जी नंबर दोस्तों, व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान। व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान, यहाँ हम कई इकाइयों या प्रतिदर्शों का अध्ययन करने की अपेक्षा एक या कुछ एक का गहन अध्ययन करते हैं। ऐसी इकाई कुछ मायनों में अद्वितीय होती है।
यह मुख्य मनोवैज्ञानिक विकार सामाजिक शास्त्र, व्यापार क्षेत्र आदि में प्रदत्तों को एकत्रित करने की एक विधि है। यह इकाई एक व्यक्ति, परिवार, समूह या समुदाय हो सकता है। आगे है, यह सामाजिक इकाई का एक समग्र रूप में परीक्षण करता है। आगे दोस्तों, इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इकाई के जीवन चक्र को समझना होता है। इसमें प्रदत्त गुणात्मक होते हैं, अतः व्यक्ति को अध्ययन के लिए इकाई का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आगे दोस्तों, हमारा H नंबर प्रदत्त आधारित सिद्धांत, ग्राउंडेड थ्योरी देखते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी यह एक गुणात्मक दृष्टिकोण है जिसमें शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए प्रदत्तों का विश्लेषण कर किसी सिद्धांत को विकसित किया जाता है। यद्यपि गुणात्मक शोध के सिद्धांत स्थापित करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें आगमन उपागम का प्रयोग किया जाता है, जिनकी आधार भूमि वे प्रदत्त होते हैं जिनका शोधकर्ताओं द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों में संकलन तथा विश्लेषण कर सिद्धांत निर्माण का कार्य किया जाता है। इस विधि में प्रदत्तों के संकलन के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे परिमाणात्मक प्रदत्त अभिलेखों का पुनरीक्षण, साक्षात्कार, प्रेक्षण तथा सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। आगे है, उपरोक्त वर्णित विधियों के अलावा पात्र अभिनय, रोल प्ले, सतत अनुकरण और डायरी भी गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, मिश्रित अनुसंधान गुणात्मक अनुसंधान में अधिक सटीकता लाने और उनके बेहतर सत्यापन के लिए मात्रात्मक पद्धतियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। 1970 के दशक तक वाक्यांश गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग केवल मानव विज्ञान या समाजशास्त्र के एक विषय का उल्लेख करने के लिए होता है। आगे है, उल्लेख करने के लिए होता है। आगे दोस्तों, 1970 और 1980 के बीच के दशक के दौरान गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग अन्य विषयों के लिए भी किया जाने लगा। 1980 और 1990 के बीच के दशक के अंत में मात्रात्मक पक्ष की ओर से आलोचनाओं की बाढ़ के बाद आंकड़ा विश्लेषण की विश्वसनीयता और अनिश्चित विधियों के संबंध में परिकल्पित समस्याओं से निपटने के लिए गुणात्मक अनुसंधान की नई पद्धतियाँ विकसित हुई। आगे है, जांच के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह मुख्य रूप से अनुसंधान समस्या को किस प्रकार से हल किया जाना चाहिए के बारे में है। जांच के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, संरचित दृष्टिकोण, असंरचित दृष्टिकोण। ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग दोस्तों संरचित दृष्टिकोण। संरचित दृष्टिकोण में स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में दोस्तों यह मूलतः परिणामात्मक अनुसंधान या निगमन विधि के जैसा ही है। दूसरा, असंरचित दृष्टिकोण अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच दोस्तों सामाजिक विषय पर अनुसंधान में हमें लचीलापन रखना पड़ता है, इसलिए इसका गुणात्मक अनुसंधान तथा आगमन विधि से निकटतम संबंध है। ठीक है, आगे विषय विशेष देख लेते हैं। त्रिभुजीकरण विधि देख लेते हैं। त्रिभुजीकरण विधि सामाजिक शोध में एक से ज़्यादा वास्तविकताएं होती हैं, जिसको हम वस्तुनिष्ठता का भी नाम दे सकते हैं, जो कि एक त्रुटि है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए अनुसंधानकर्ता त्रिभुजीकरण दृष्टिकोण का उपयोग कर सकता है। इसमें एक से अधिक प्रदत्त
स्रोतों, जांचकर्ताओं एवं विधियों का उपयोग किया जाता है। यह हमें सामाजिक घटना की पूर्ण जानकारी देता है। इसका प्रयोग मुख्यतः सामाजिक शोध में किया जाता है। आगे है दोस्तों, उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अनुसंधान के उद्देश्यों को निर्धारित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान यह स्पष्टता रहे कि हम सही मार्ग पर अग्रसर है। अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी घटना का वर्णन करना, घटना के पीछे कारणों को जानना या फिर कारकों के परस्पर संबंध को जानना आदि। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितने दोस्तों? 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं 5 श्रेणी कौन कौन सी है। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। पहला दोस्तों वर्णनात्मक अनुसंधान, दूसरा सहसंबंध अनुसंधान, तीसरा व्याख्यात्मक अनुसंधान, समन्वयी अनुसंधान और प्रायोगिक अनुसंधान। ये 5 श्रेणियाँ थी दोस्तों। ठीक है, आगे वर्णनात्मक अनुसंधान दोस्तों हमारा 3 चरणों में विभाजित है। घटनोत्तर अनुसंधान में, ऐतिहासिक अनुसंधान में और विश्लेषणात्मक अनुसंधान में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहला वर्णनात्मक अनुसंधान को हम लोग पढ़ेंगे। वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नंबर 1 है दोस्तों। इसमें जैसे कि नाम से पता चलता है, इस प्रकार का अनुसंधान स्थिति का वर्णन करता है। यह क्या है या क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। यह रिपोर्टिंग करने जैसा है। इसमें मुख्यतः सर्वेक्षण पद्धति, सर्वे अप्रोच का उपयोग होता है। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें जांच परिस्थितियों या वातावरण में बदलाव बिना ही एकत्रित की जाती है। इसमें किसी भी चर के साथ हेर फेर यानी मैनिपुलेशन नहीं किया जाता। कई बार इसका सहसंबंध या अवलोकन अनुसंधान के रूप में भी उल्लेख किया जाता है। आगे दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों, इस अनुसंधान में सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्णनात्मक शोध यह पता लगाने का प्रयास कर सकता है कि किसी विद्यालय, जिले, राज्य या प्रांत में शिक्षा का स्तर कैसा है। घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान भी इसी अनुसंधान के विभिन्न प्रारूप कहे जा सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे घटनोत्तर अनुसंधान, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नंबर 1, यह सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, यह अनुसंधान किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। नंबर 3, यह मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों ऐतिहासिक अनुसंधान। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वर्तमान हालातों में परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं की चर्चा करें। इससे लोगों को अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्याओं या चुनौतियों का संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलती है। फलस्वरूप ऐतिहासिक अनुसंधानों में किए जाने वाले अध्ययन हमें हमारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में मदद करते हैं, जैसे हम कहाँ से आए हैं, हम पहले क्या थे, अब क्या हो गए हैं आदि।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है आदि। आगे नंबर 1 पॉइंट, यह वर्णनात्मक अनुसंधान का एक अन्य पहलू है और यह काफ़ी हद तक कार्योत्तर अनुसंधान के समान है। नंबर दूसरा पॉइंट दोस्तों, यह सामान्यतः ऐसी विषय के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, आगे हमारा दोस्तों विश्लेषणात्मक अनुसंधान देख लेते हैं। एनालिटिकल रिसर्च। नंबर 1, इसमें शोधकर्ता पहले से ही उपलब्ध तथ्यों एवं जानकारी का उपयोग करता है। नंबर 2, यह सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे सहसंबंध अनुसंधान, कोरिलेटेशनल रिसर्च। नंबर 1 पॉइंट दोस्तों, इसमें सहसंबंध अनुसंधान में नंबर 1 पॉइंट, इसमें एक स्थिति के दो पहलुओं के बीच संबंध एवं परस्पर निर्भरता का पता चलता है। दो या दो से अधिक चर एक साथ होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह एक दूसरे के लिए है। नंबर 2, इस अनुसंधान के द्वारा एक निश्चित परिस्थिति में प्रमुख कारकों की पहचान की जा सकती है। आगे व्याख्यात्मक अनुसंधान, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। व्याख्यात्मक अनुसंधान में एक स्थिति या घटना के दो पहलुओं के बीच कैसे और क्यों जैसे सवालों का जवाब देने की चेष्टा की जाती है। उदाहरण के लिए नंबर 1, रटने के फलस्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है। नंबर 2, तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। आगे अनुसंधान मूलक या अन्वेषी अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अनुसंधान मूलक या अन्वेषी अनुसंधान। पॉइंट देखते हैं। पहला नंबर, यह आमतौर पर एक शोध के प्रारंभ में किया जाता है। इसको मुख्य अनुसंधान का लघु रूप भी कहा जा सकता है। छोटे पैमाने पर अध्ययन में शोध की व्यवहार्यता, विएबिलिटी का पता चल जाता है कि यह विस्तृत जांच पूरा करने के योग्य है या नहीं। नंबर 2 पॉइंट, यह एक स्थिति या घटना के दो या अधिक पहलुओं के बीच के संबंध स्पष्ट करने का प्रयास करता है। नंबर 3, अन्वेषी अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड की जानकारी प्राप्त करना है। तथ्यों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना, उपकल्पना विकसित करना, अनुसंधान की प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों की स्थापना करना होता है। नंबर 4, इसमें मुख्यतः अनुपूर्वक या गौड़, सेकेंडरी आंकड़ों, अनुभव सर्वेक्षण, एक्सपेरिमेंटल सर्वे, प्रकरण अध्ययन, साक्षात्कार, इंटरव्यू और प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव तथा डेल्फी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। आगे दोस्तों प्रायोगिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आइए इसको देख लेते हैं। यह अनुसंधान कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर करता है। एक घटना दूसरी घटना को अंजाम दे सकती है। उदाहरण के लिए धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है। यह एक निश्चित कारण और प्रभाव के संबंध को दर्शाता है। आगे रिफ्लेक्सिविटी शब्द का प्रयोग कारक और प्रभाव के बीच चक्रीय संबंध यानी सर्कुलर रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है तथा बेरोजगारी का मुख्य कारण गरीबी है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट।
अवधारणा को किसी वस्तु या विषय के संदर्भ में सामान्य विचार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके आधार पर अनुसंधान को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, एक है वैचारिक अनुसंधान, दूसरा अनुभव सिद्ध अनुसंधान। अनुभव सिद्ध अनुसंधान, वैचारिक अनुसंधान, आइए देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वैचारिक अनुसंधान आमतौर पर दार्शनिकों और विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अमूर्त विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है। दूसरा दोस्तों हमारा अनुभव सिद्ध अनुसंधान, आइए उसको देख लेते हैं। अनुभव सिद्ध अनुसंधान अनुभव तथा अवलोकन पर निर्भर करता है। इस अनुसंधान में शोधकर्ता परिकल्पना तैयार करते हैं और अपनी परिकल्पनाओं को सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए प्रदत्त एकत्रित करते हैं। शोधकर्ता को का तथ्यों पर नियंत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग अनुसंधान प्रक्रिया के मुख्य सोपान पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग अनुसंधान प्रक्रिया के मुख्य सोपान भाग 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए दोस्तों। लव यू।